व्हाट इज आइडेम्पोर्टेंट रिएक्ट, ये समझने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक प्योर फंक्शन क्या होता है। एक प्योर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो ना तो अपने स्कोप के बाहर की चीज़ों को एक्सेस करे, ना तो अपने स्कोप के बाहर की चीज़ों को चेंज करे, और सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट रिटर्न करे। कोड में इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट की एक ऐप है। मैं सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन टेस्ट। ये टेस्ट फंक्शन एक प्योर फंक्शन है। क्यों प्योर फंक्शन है? पॉइंट नंबर 1, इट विल रिटर्न सेम वैल्यू ऑलवेज, नो मैटर वॉट मैं इसे कितने टाइम्स कॉल कर लूँ, ये मुझे सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट ही देगा। मैं अगर कुछ भी पास नहीं करूँगा तब भी मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, अगर मैं कुछ पास करूँगा तब भी मुझे अनडिफाइंड मिलेगा। मुझे हर सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये क्या मेट कर रहा है? नो एक्सेस टू एनी वेरिएबल्स आउटसाइड ऑफ इट्स स्कोप। पॉइंट 2 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। लेट्स सी पॉइंट नंबर 3 क्या है। नो मॉडिफिकेशन इन आउटसाइड वेरिएबल्स। इसको इन शॉर्ट हम कहते हैं शुड नॉट कॉज साइड इफेक्ट। बेसिकली अपने स्कोप के बाहर की चीज़ों को ना चेंज करें। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो प्योर फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूँ शो, और यहाँ पे सिंपली मैं कर दूँ console.log1, तो क्या ये शो फंक्शन एक प्योर फंक्शन है? द आंसर इज नो, ये प्योर फंक्शन नहीं है। क्यों? पॉइंट नंबर 2, नो एक्सेस टू एनी वेरिएबल्स और फंक्शन आउटसाइड ऑफ इट्स स्कोप। यहाँ पे मैं console.log को एक्सेस कर रहा हूँ जो कि शो फंक्शन के अंदर नहीं है। सो दिस इज नॉट अ प्योर फंक्शन। अगर मैं इसे हटा दूँ तो ये प्योर फंक्शन है। अगर इस फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल है और अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करूँ, देन अगेन शो इज नॉट अ प्योर फंक्शन, क्योंकि ये अपने स्कोप के बाहर की चीज़ों को एक्सेस कर रहा है। एक ऐसा फंक्शन जो सेम इनपुट के लिए सेम वैल्यू रिटर्न करे, अपने स्कोप के बाहर की चीज़ों को एक्सेस ना करे और अपने स्कोप के बाहर की चीज़ों को मॉडिफाई ना करे, प्योर फंक्शन कहलाता है। नाउ लेट्स सी कि आइडेम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है। आइडेम्पोर्टेंट रिफर्स टू ऑपरेशंस or functions that can be applied or called multiple times without changing the result beyond the initial application। अगर मैं इसको सरल शब्दों में समझाऊं तो एक ऐसा फंक्शन जिसे हमने कॉल कर दिया, फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, फंक्शन का एग्जीक्यूशन चल ही रहा है और मैंने उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स और कॉल कर दिया, तो जो मैंने मल्टीपल टाइम्स कॉल किया वो मेरे इनिशियल फंक्शन के आउटपुट को चेंज ना करे। इसका एग्जांपल है एलिवेटर। हम सब लिफ्ट में चढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिफ्ट के अंदर गया और मैंने 2 फ्लोर की बटन को प्रेस कर दिया, लिफ्ट स्टार्ट हो गई। अब अगर मैं कितनी बार भी 2 को प्रेस करूं उससे कोई चेंज नहीं होने वाला। लिफ्ट स्टार्ट हो गई है, वो 2 पे ही जाके रुकेगी। सो दिस इज अ आइडेम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। इसका एक कोड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक शो फंक्शन है, यहाँ पे मैं एक आउटसाइड वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ। क्या ये आइडेम्पोर्टेंट फंक्शन है? यस, ये एक आइडेम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसको मैं कितनी बार भी कॉल कर लूँ इसका जो इफेक्ट होगा वो सेम ही होगा। यहाँ पे मैं आउटसाइड वेरिएबल को भी एक्सेस कर रहा हूँ बट उसकी वजह से मेरे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। प्योर फंक्शन और आइडेम्पोर्टेंट फंक्शन एक जैसे साउंड होते हैं बट इनमें कुछ डी सिमिलैरिटीज हैं, हम वो देख लेते हैं। एक जो प्योर फंक्शन होता है उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, वो डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट देते हैं। बट जो आइडेम्पोर्टेंट फंक्शन या ऑपरेशन होते हैं उनमें आउटपुट की स्टेबिलिटी होती है अक्रॉस रिपीटेड कॉल्स, और वो साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क कॉल वगैरह लगा सकते हैं। एक फंक्शन जो कि प्योर है वो बाय डिफ़ॉल्ट आइडेम्पोर्टेंट होगा, बट कोई फंक्शन आइडेम्पोर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्योर भी होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी। प्योर फंक्शन में साइड इफ़ेक्ट्स एकदम मना होते हैं, तुम साइड इफ़ेक्ट कॉज नहीं कर सकते हो। बट आइडेम्पोर्टेंट फंक्शन में साइड इफ़ेक्ट अलाउड होते हैं, बट जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आउटपुट को चेंज ना करें। सो फॉर एग्जाम्पल तुमने एक फंक्शन को 10 बार कॉल किया और वो 10 बार साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है, उस साइड इफेक्ट की वजह से आउटपुट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, हर बार वो फंक्शन सेम ही आउटपुट दे। जो प्योर फंक्शन है उनकी जो रिटर्न वैल्यू है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, बट दैट्स नॉट द केस विथ
idempotent ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क एपीआईज, क्योंकि नेटवर्क एपीआईज का रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है। रिएक्ट का एग्जाम्पल, अ कॉम्पोनेंट रेंडरिंग बेस्ड ऑन प्रॉप्स एंड स्टेट। अब अगर एक कॉम्पोनेंट को मैं सेम प्रॉप के साथ कितनी बार भी कॉल कर लूँ, मुझे सेम आउटपुट ही मिलेगा। आइडेम्पोर्टेंट का क्या एग्जांपल है, सेट स्टेट कॉल। यहाँ पर मैं सेट स्टेट को कितनी बार भी कॉल करूँ 5 के साथ, सेम ही आउटपुट मुझे देखने को मिलेगा। अब ये सेट स्टेट आउटसाइड वर्ल्ड की चीजों को भी एक्सेस कर रहा होगा, लाइक इनिशियल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे क्या क्या चीजें मुझे चेंज करनी है। सो दैट्स द रीजन कि ये एक आइडेम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। कुछ हम ओवरलैप्स देख लेते हैं रिएक्ट में। प्योर फंक्शंस आर ऑफन idempotent. A pure React component greeting name equal to Alice is idempotent because re-rendering it with same prop state produces the same result. However, not all idempotent operations are pure, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। और यहाँ पे है एक एग्जाम्पल, idempotency विदाउट प्योरिटी। यहाँ पे इनिशलाइज ऐप एक फंक्शन है जो कि अगेन आउटसाइड वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है, बट उसकी वजह से आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, मैं चाहे कितनी बार भी इनिशलाइज ऐप को कॉल कर लूँ। दिस फंक्शन इज idempotent. कॉलिंग इट रिपीटेडली हैज़ द सेम इफेक्ट एज कॉलिंग इट वंस, बट इम्प्योर इट म्यूटेट्स एक्सटर्नल स्टेट। नाउ लेट्स सी रिएक्ट में प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं। रिएक्ट में एक कंपोनेंट प्योर तब होता है जब वो सेम JSX रिटर्न करे फॉर सेम इनपुट, और वो कोई डॉम चेंजेस, एक्सटर्नल स्टेट को म्यूटेट, नेटवर्क कॉल वगैरह ना करे। रिएक्ट कंपोनेंट्स आर डिजाइन टू बिहेव लाइक प्योर फंक्शंस with respect to their props and state. Given the same props state, they should render the same UI. Means same props और state के लिए वो same UI render करें। और React encourage करता है कि तुम pure components लिखो, अपनी एक बड़ी application को छोटे छोटे components में divide करो, so that जो छोटे छोटे components हैं वो pure हों, जिनमें तुम बस डेटा पास करो और वो बेस्ड ऑन दैट डेटा UI को स्क्रीन पे दिखाएं, ना कि एक बड़ा कंपोनेंट जो सब कुछ मैनेज करे। अब देखते हैं इसी का एक काउंटर पार्ट, idempotent रिएक्ट, और ये क्यों मैटर करता है। वेल, ये प्रेडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करता है कि तुम अपने फंक्शन को रिपीटेड टाइम्स कॉल करोगे और तुम्हें सेम आउटपुट ही देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट अपडेट्स तुम अपने कंपोनेंट में करते हो, अगर कंपोनेंट तुम्हारा idempotent नहीं होगा तो तुम टेस्टिंग वगैरह नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटपुट। और परफॉर्मेंस, रिएक्ट सर्टेन स्टेट अपडेट कॉल्स को बैच कर लेता है। अब अगर हर स्टेट अपडेट कॉल अपने आउटपुट की गारंटी नहीं लेगी, रैंडम आउटपुट्स प्रोवाइड करेगी, तो फिर बैचिंग इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि रिएक्ट सिंक ही नहीं कर पाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट कॉल है जिसको तुम 10 बार कॉल कर रहे हो और वो 10 बार डिफरेंट आउटपुट दे रही है। नाउ हाउ कैन यू बैच इट, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू फाइनल है या कौन सी वैल्यू तुम्हें यूज़ करनी है, क्योंकि सब डिफरेंट है। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल है जहाँ पे हम एक नॉन idempotent कोड लिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक यूज़ इफेक्ट है और हम एक आउटसाइड वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अलाउड, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर मुझे कभी ऐसा करने की ज़रूरत होती है तो आई शुड हैव क्रिएटेड अ स्टेट वेरिएबल और यूज रेफ, सो दैट रिएक्ट को पता रहे कि मैं कोई वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ या फिर डिफरेंट रेंडर्स पे मेरी जो वैल्यू है वो परसिस्ट रहे। हमें क्यों idempotency के बारे में पता होना चाहिए। वेल, रिएक्ट एनकरेज करता है कि हम अपने कंपोनेंट्स को प्योर बनाएं, बट जो यूज इफेक्ट हैं, जो सेट स्टेट की कॉल्स हैं, वो idempotent हो, वो प्योर नहीं हो सकती, क्योंकि सी यूज इफेक्ट में हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से चीज़ों को एक्सेस करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ पे हमें ये मेक श्योर करना है कि हम idempotency के प्रिंसिपल को फॉलो करें। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या इश्यूज आते हैं। इश्यूज देखने से पहले मैं अगेन एक छोटी सी समरी दे देता हूँ कि क्यों ये मैटर करता है। प्योर कंपोनेंट्स प्रिडिक्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। idempotent इफेक्ट बग्स को प्रिवेंट करते हैं जब तुम्हारे इफेक्ट और स्टेट कॉल्स मल्टीपल टाइम्स कॉल होते हैं, क्योंकि सी
जब तुम स्ट्रिक्ट मोड को इनेबल करते हो, तुम्हारा कंपोनेंट 2 बार रेंडर होता है, इफेक्ट्स 2 बार रन होते हैं, सेट स्टेट में जो फंक्शन हम पास करते हैं वो मल्टीपल टाइम कॉल होता है। तो अगर सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट नहीं मिलेगा तो योर एप्लीकेशन विल बी इन इनकंसिस्टेंट स्टेट। और एक छोटी सी समरी, प्योर फंक्शन, नो साइड इफेक्ट, idempotent operation, same outcome when applied multiple times even with side effects. In React, component should be pure while side effects, example state updates, use effect should be idempotent. अब 2 एग्जाम्पल देखते हैं जहां पे हम idempotency के प्रिंसिपल को ब्रेक करेंगे और देखेंगे कैसे वो बग्स कॉज करते हैं। एंड लेट्स गो टू आवर रिएक्ट ऐप। एक स्टेट वेरिएबल है, ओके, एक फंक्शन है चेंज फ्लैग जिसमें सिंपली मैंने एक कंसोल लॉग लिखा है, और एक सेटर फंक्शन को हमने कॉल किया है विद दी कॉल बैक फंक्शन वे, और इसके अंदर सिंपली इनसाइड सेटर हमने कंसोल किया है और प्रीवियस +1 किया है। काउंट की वैल्यू को हमने कंसोल किया है जो कि कंपोनेंट के बाहर है, और सिंपली JSX में एक बटन है जो कि चेंज फ्लैग को कॉल कर रही है, और H4 में मैंने फ्लैग की वैल्यू को दिखाया है। UI पे जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा UI देखने को मिलता है, चेंज फ्लैग बटन। लेट मी क्लोज द इंस्पेक्ट पैनल फॉर नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस चेंज फ्लैग बटन, यू विल सी कि मेरा जो फ्लैग वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम क्या करते हैं, अपने इस काउंट को भी यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं, काउंट इक्वल टू काउंट +1। नाउ लेट मी डू अ रिफ्रेश, अ चैलेंज फॉर यू। अभी इस टाइम पे काउंट एंड फ्लैग इन दोनों की ही वैल्यू 1 है क्योंकि इनिशियल वैल्यू 1 है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्लिक on this change flag button 5 times. Now what do you think will be the value of count? Let's see the answer in the console. It's 9. यहाँ पे हमने idempotency के प्रिंसिपल को ब्रेक कर दिया। रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड में जो कॉल बैक फंक्शन हम पास करते हैं सेटर फंक्शन में, उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल करता है। दिस बिहेवियर इज डिफरेंट इन React 18 एंड React 19। React 18 में वो बेस्ड ऑन बैचिंग उसको कॉल करता है, बट React 19 में वो हमेशा 2 बार कॉल करता है। यहाँ पे मैं React 19 यूज़ कर रहा हूँ, ओके, आई हैव React 19। सो यहाँ पे मेरा जो कॉल बैक फंक्शन मैंने यहाँ पास किया है वो 2 बार कॉल होगा। लेट मी डू अ रिफ्रेश, लेट मी क्लियर द कंसोल, लेट मी क्लिक ऑन दिस चेंज फ्लैग बटन वंस एंड यू विल सी इनसाइड सेटर, सी ये 2 बार कॉल हुआ है। सो दैट्स द रीज़न कि तुमको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी तुम्हारे इफेक्ट्स हैं, यूज इफेक्ट हो गया, सेटर फंक्शन में जो कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हो, वो आउटसाइड स्कोप की जो चीज़ें एक्सेस करें, उनको अगर वो चेंज कर रहे हैं तो वो रिएक्ट की दुनिया के हों या फिर वो नई वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे हों, एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को मॉडिफाई ना कर रहे हो। नाउ लेट्स सी अनदर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। लेट मी कॉपी दिस कोड and let me replace this code with this new code. Let's see कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। I have a constant initial data जो कि एक array है, और इस initial data को मैंने as a initial state अपने simply state variable में assign कर लिया है, और एक function है change data जिसके अंदर simply console है, और एक set data function है जो कि setter function है, और मैंने callback function पास किया है। जो भी previous वैल्यू है उस पर मैंने मैप रन किया है, और जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें सिंपली काउंट को मैं चेंज कर रहा हूँ बाई 1, और जो भी मेरा लाइक से चेंज करने के बाद नई वैल्यू मिल रही है, जो नया ऑब्जेक्ट है, उसको डिस्ट्रक्चर कर दिया है सो दैट UI मेरा अपडेट हो। अभी अगर मैं ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा तो यू विल सी कि यहाँ पे चीज़ें एकदम सही काम कर रही हैं। अभी मैं यहाँ पर सिंपली अपने चेंज डेटा फंक्शन के बाहर इनिशियल डेटा को कंसोल कर देता हूँ, और इनिशियल डेटा में क्या है, ID 12 काउंट 12। लेट्स गो इन द ब्राउज़र, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स क्लियर द कंसोल एंड लेट्स क्लिक ऑन दिस चेंज डेटा बटन वंस। ओके, नाउ कैन यू टेल मी कि कंसोल में काउंट की क्या वैल्यू होगी इन द इनिशियल डेटा? क्या ये सेम रहेगा या बदल जाएगा? लेट्स find out. Let's open the console and let's expand the final object. See, it's 3 4. How interesting. अब ये क्यों हुआ? Well, मेरा जो ये setter function है, set data, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये 2 बार कॉल होगा। जब ये फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो यहाँ पे मैंने D को
म्यूटेट किया है, और डी क्या है, इनिशियल डेटा के अंदर रखा हुआ ऑब्जेक्ट, मैंने काउंट को कर दिया 2। अब क्या हुआ, रिएक्ट सेटर फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा विथ प्रीवियस वैल्यू जो कि है इनिशियल डेटा। अब इस बार मैंने 1 को 2 कर दिया है, रिएक्ट विल मेक 2 to 3 अगेन, इसी वजह से मुझे यहाँ 3 4 मिल रहा है। सो दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग इशू जो तुम्हें देखने को मिल सकता है इफ यू डोंट केयर अबाउट आइडेम्पोटेंसी। नाउ हाउ टू फिक्स दिस, वेल it's very easy. Don't mutate objects inside setter function. You can freely create them but don't modify existing one. अगर तुमको modify करना है तो उनकी new copies create करो। So यहाँ पे मैं simply previous object को destructure कर सकता हूँ और जो भी values मुझे change करनी है वो मैं overwrite कर सकता हूँ। ओके, नाउ दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे एरर देखने को मिलेगी। लेट्स सी कि ये क्यों आ रही है, मैंने क्या मिस किया है भाई। 2 and 3 को ऐड किया है, लेट मी रिमूव इट, लेट मी ऐड अ कॉमा, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स क्लिक मल्टीपल टाइम्स। अभी अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो मुझे 1 and 2 देखने को मिलेगा। ओरिजिनल इनिशियल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमको इसके बारे में पता है तो हम एक रॉबस्ट और प्रेडिक्टेबल रिएक्ट का कोड लिख सकते हैं, एंड दैट्स इट।